नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सीएम ने की बैठक और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी को लेकर निर्देश दिए हैं। 6 माह में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारे, ये निर्देश जारी किया। यूपी के परसेप्शन को बदलने में होगी अहम भूमिका, नई चुनौती और नए परिदृश्य का आकलन करें तो फिल्म सिटी का विकास सुनिश्चित किया जाए। फिल्म सिटी के आकार को चरणबद्ध तरीके से करें विकसित। तो सीएम योगी के ये निर्देश है कि फिल्म सिटी को जल्द ही धरातल पर उतारने का काम शुरू किया जाए। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ तो 6 माह में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारे, चरणबद्ध तरीके से यह कार्य किया जाए। यूपी के परसेप्शन को बदलने वाली ये फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट तो नई चुनौती और नई परिदृश्य का आकलन करें, फिल्म सिटी का विकास सुनिश्चित किया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देशित करते रहे हैं किस तरह से इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश में लाना है। तमाम कलाकारों से भी मुलाकात करते रहे हैं और एक बड़ी भूमिका फिल्म सिटी की उत्तर प्रदेश में रहने वाली है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं फिल्मों को यहां पर यानी कि उत्तर प्रदेश में बनाया जाए, शूट किया जाए। महाराष्ट्र में मौजूद फिल्म सिटी की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी वो फिल्म सिटी बनाने के प्रयास में और कहीं ना कहीं ये फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को बदलेगा, परसेप्शन को बदलेगा। तो 6 माह में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारे जाने का निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के परसेप्शन को बदलने वाली बड़ी भूमिका रहने वाली है फिल्म सिटी की। तो नई चुनौतियों और नए परिदृश्य के आधार पर फिल्म सिटी का निर्माण हो। तो फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सीएम की ये बैठक और बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी को लेकर निर्देश दिया कि 6 माह में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारें। यूपी के परसेप्शन को बदलने में होगी अहम भूमिका, नई चुनौती और नए परिदृश्य का आकलन करें, इसका भी निर्देश दिया और फिल्म सिटी का विकास सुनिश्चित किया जाए, इसके निर्देश दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक और ये बैठक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि फिल्म सिटी को लेकर अब एक्टिवनेस एक बार फिर से दिखने लगी है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट किस तरह से फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाए और इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार कलाकारों से भी मुलाकात होती रही है और किस तरह से क्या कुछ महत्वपूर्ण रह सकता है इसका भी। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, फिल्म सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देशित करते रहे और इसी को लेकर देखिए बैठक भी ली गई, क्या कुछ इस बैठक में रहा? फिल्म सिटी को लेकर के मुख्यमंत्री काफी मुखर है। देखा गया था किस तरीके से फिल्म सिटी को जगह दे रही हो या फिर ये सुनिश्चित करना हो कहाँ पर बनेगी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के उन्होंने काफी मेहनत की थी। अधिकारियों उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी बन के तैयार और जिससे लोगों को रोजगार मिले, साथ ही साथ यहाँ पर के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि होटल फिल्म सिटी का काम होना है उसमें तेजी लाई जाए। फिल्म सिटी का काम होना है उसमें तेजी लाई जाए। अगले 6 महीने के अंदर इसको धरातल पर उतारा जाए क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अगले साल है और
मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या तो वो जो अधूरे हैं उनको पूरा किया जाए या जो इन पर काम किया शुरू किया गया उनको धरातल पर उतारा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू किया जाए, काम शुरू करके इसको कहीं ना कहीं ज़मीन पर दिखाया जाए किस तरीके से इस पर काम हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर के तमाम जो फिल्मी हस्तियाँ हैं वो भी इस मंच पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करती रहती है और आग्रह करती है कि फिल्म सिटी के काम में तेजी लाई जाए, क्योंकि फिल्म सिटी को लेकर के कम ही ऑप्शंस जो है फिल्म इंडस्ट्री के बाद हैं, या तो वो साउथ में जाना पड़ता है या फिर मुंबई में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये तमाम जिले हैं जहां पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं जिससे यहां पर फिल्मों की शूटिंग हो सके या फिर तमाम जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अब इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसको जमीन पर उतारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी एसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। आज ज्ञानवापी मस्जिद पर आएगा बड़ा फैसला। आज दोपहर 2 बजे के बाद ये फैसला आएगा। 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई, तो मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की थी याचिका। वहीं वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई थी। वाराणसी जिला जज ने एसआई सर्वे का आदेश दिया था और इसी सर्वे को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी हाईकोर्ट में और आज देखिए इस पर फैसला आना है। फैसला क्या कुछ रहने वाला है, किसके पक्ष में जाना है, ये देखना होगा। करीब 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। तो ज्ञानवापी पर फुल एंड फाइनल आज लग सकता है। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार एसआई सर्वे को लेकर सवाल उठ रहे थे और हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही थी। आज माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर फैसला कोर्ट अपना सुना सकती है। बिल्कुल, अगर बात करें ज्ञानवापी जो मामला है उसको लेकर के कहीं ना कहीं हाय तो बमची हुई है, क्योंकि एक तरफ हिंदू पक्ष चाह रहा है कि एसआई सर्वे हो, दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष है वो चाह रहा है ये सर्वे ना हो। हालांकि जिला कोर्ट ने इसका फैसला दिया तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत देते हुए हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। निश्चित तौर पर उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने भी सर्वे पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाया था। निश्चित तौर पर अब फैसले की बारी कि आखिर सर्वे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे हो और जो सच्चाई है वो सामने आए, जबकि मुस्लिम पक्ष 1991 जो नियम है उसका हवाला देकर के इस सर्वे को कहीं ना कहीं रोकना चाह रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पक्ष आमने सामने हैं। क्या कुछ होगा ये कोर्ट को तय करना है। कोर्ट क्या कुछ उसके सामने सबूत पेश होते हैं, क्या कुछ दलीलें होती हैं, इस पर सब कुछ निर्धारित करता है। जी ठीक है, बिल्कुल अश्विनी, और देखना होगा कि आज कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है या अभी भी ये तारीख आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बीजेपी से पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान जयप्रकाश निषाद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। एक ओर जहां गोरखपुर में निषाद महाकुंभ का आयोजन होता है, तो दूसरी ओर निषाद समाज पार्टी के मुखिया संजय निषाद खून से एक पत्र लिखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं। निषाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संजय निषाद लगातार कहते हैं कि समाज उनके साथ है। 2022 से पहले की अगर हम बात करें, 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, उनके पास एक भी सीटें नहीं थी। भाजपा के साथ मिले, उनकी सीटें निकली और अब वो जो है पूरे निषाद समाज पे दावा ठोक रहे हैं। निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तौर से हैं, मनोयोग से हैं। इसमें अगर कोई कहता है, कोई बरगलाने की कोशिश करता है, चाहे कोई विषयांतर उनको भटकाने का कोशिश करता है, इसी बात को लेकर के 24 जुलाई को एक बहुत बड़ा निषाद महाकुंभ है करा करके ये साबित कर दिया और ये बता दिया मैसेज के माध्यम से कि निषाद समाज सरकार के साथ सीधे है और सरकार से अपना हिस्सा, सरकार से गुहार लगा करके सीधे मांगना चाहता है। किसी के माध्यम से निषाद समाज के लोग अपना हिस्सा नहीं चाहते हैं। अपना हिस्सा जो भी हमारा जो हमको भागीदारी मिलती है, किसी के निषाद के नाम पर किसी के थ्रू मिलती है, ये समाज कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज समाज ये चाहता है, जैसे समाज के लोग मत्स्यजीवी सहकारी समिति बना करके अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए लगातार काम करते चले आ रहे हैं, उन लोगों को भी आज इस तरह से
धमका डरवा करके उनको उनके पद से पदच्युत करने के लिए और उनको ज़बरदस्ती उनके पद से हटाने के लिए और उनके अधिकार को छिन्न भिन्न करने के लिए धमकियां दिए जा रही हैं। ये हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। उन लोगों को पूरा संरक्षण मिले, उन लोगों का सहयोग किए जाएं और उनके उत्थान के लिए सरकार पूरी सहयोग करे। बस यही हम लोगों की मांग है और सरकार पर भरोसा है कि ये बात ज़रूर हम लोगों का जब जाएगी तो हम लोगों को जो हमारा अधिकार है संवैधानिक तौर तरीके ठीक से मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। खबर कुशीनगर से है, जहां प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने फाजिल नगर सीएचसी का निरीक्षण किया। मंत्री ने ओपीडी और दवा काउंटर और वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। अस्पताल में भर्ती मरीजों में फलाहार का वितरण भी किया। अस्पताल के स्टॉक रूम में दवाओं के स्टॉक का सत्यापन भी किया। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया तो फाजिल नगर पंचायत परिसर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपा। खबर राजधानी लखनऊ से है। पवित्र श्रावण मास को लेकर पड़ोसी राज्य में उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था की स्थिति दृष्टिगत प्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं। सावन के महीने में हमारे यहाँ 8 सोमवार हैं इस बार, और उसके अलावा मुहर्रम का भी त्यौहार था, तो उसको लेके पहले से ही अलर्ट चल रहा था। इस बीच में ये जो हमारे नेबरिंग स्टेट में कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको देखते हुए तत्काल शासन और पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि एक तो इंटेलिजेंस कलेक्शन करें, दूसरा पर्याप्त रिजर्व रखें स्ट्रेटजिक जगहों पे, तथा जितने भी हमारे इस तरह से कम्युनली सेंसिटिव पॉकेट्स हैं वहाँ लगातार लोग भ्रमणशील रहें और साथ ही साथ सभी संभ्रांत लोगों से बातचीत करते रहें। और इस समय इस दौरान कुछ धार्मिक आयोजन भी हैं, जैसे मथुरा में 84 कोसी की परिक्रमा है, इसमें से कुछ पोर्शन हमारा हरियाणा में भी पड़ता है, तो वहाँ के आईजी रेंज को निर्देशित किया गया है कि वो मथुरा में कैंप करके लगातार चीज़ों को स्वयं देखें। एडीजी आगरा को भी मुख्यालय से बताया गया है कि वो इन सभी चीज़ों को अपने मुख्यालय से रह के मॉनिटर। यूपी सरकार ने स्टाम्प पंजीयन विभाग के जरिए बड़ी राहत दी है। रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति के स्थानांतरण पर शुल्क घटा दिया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल जी। मंत्री जी, कल मंत्री के साथ है स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल जी। उत्तर प्रदेश सरकार एक कल प्रस्ताव लेकर आई थी जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रस्ताव में खास कुछ ये है कि जो रक्त संबंधी हैं उनको लेकर जो स्टाम्प ड्यूटी है, जो स्टाम्प है, उसमें कुछ चीज़ें बदलाव हुई हैं। क्या कुछ मंत्री जी इसमें खास है जो कल कैबिनेट ने पास किया है? क्या होगा कि अब ब्लड के रिश्ते वाले को अगर कुछ भी प्रॉपर्टी, खेत हो, आवास हो, अगर उसको आप लिखा पढ़ी में मालकाना देना चाहते हैं तो यहाँ पर 7% का स्टाम्प था। शहर के अंदर, गाँव के अंदर 5% था। वह परसेंटेज हटा करके फिक्स अमाउंट कर दिया केवल 5,000 रुपये में। अब चाहे वो मकान की प्रॉपर्टी के वैल्यू 10 करोड़ हो, चाहे 10 लाख रुपया हो, केवल 5,000 रुपया देंगे और अपने ब्लड के रिश्ते में, यानी कि जो इनकम टैक्स में जिसकी पहचान है कि एक पिता अपने बेटा को, बेटी को, नाती को, नतनी को, दामाद को इनको लिखेगा, तो उस पर केवल स्टाम्प 5,000 होगा। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि मान ली घर के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है लेकिन उसका मालिक बेटा नहीं बन पा रहा है क्योंकि बाप जिंदा है। जिंदा जी अगर बाप लिखेगा, घटा दी, उसको फिक्स कर दिया, 5,000 रुपये कर दिया, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, लेकिन जो निबंधन शुल्क होगा वो वही देना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। निबंधन से कुछ छूट नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़, अब एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए
चुनाव को देखते हुए लगातार बयानबाजी कर रही है। कुछ बयान सपा की तरफ से आ रहे हैं, कुछ उसी तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हमारा बयान नहीं है, भाजपा के लोग केवल काम करते बयान नहीं देते। हमारे साथ हैं ये रवीन जायसवाल हैं, उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक बड़ा निर्णय लिया है, खासतौर पर निबंधन विभाग को लेकर, जिसमें जो रक्त संबंधी होंगे अब उनको जो स्टाम्प ड्यूटी देनी होती थी, चाहे वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, अगर रक्त संबंधियों के बीच में उसका हस्तांतरण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में केवल 5,000 रुपए देने होंगे। उसमें कोई वैल्यूएशन की बाध्यता नहीं होगी। हालांकि जो निबंधन शुल्क है वो वही रहेगा जो कि पहले से चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है क्योंकि जो भी ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को या अपने रक्त संबंधियों को अपनी जमीनें या संपत्ति देना चाहते हैं, उसमें विवाद को खत्म करने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। शामली जनपद में देर रात एआरटीओ की गाड़ी में अज्ञात लोगों द्वारा जीपीआरएस डिवाइस लगा दी गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एआरटीओ ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जनपद के एआरटीओ की गाड़ी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी चालक बाबूराम चलाता है। बताया जा रहा है कि देर रात वह अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी करके सोया हुआ था और इसी दौरान रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्विफ्ट गाड़ी में सवार 2 अज्ञात लोगों ने आरटीओ को गाड़ी में जीपीआरएस डिवाइस लगा दी। एक सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आज संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति एक गाड़ी से उतरता है, स्विफ्ट नाम की गाड़ी थी, और उसमें से मेरी गाड़ी में जीपीएस लगा के चलता बना बस। उसकी संज्ञान लिया मैंने और कोतवाली पुलिस को सूचना दी है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। ये थोड़ा सा प्राइवेसी को हर्ट करने वाली चीज़ थी, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ये सब मेरी प्राइवेसी लीक हो रही। और दूसरी बात, जो लोकेशन देते हैं, मुझे लगता है उन्हीं का काम है जो मेरी गाड़ी को ट्रेस करते हैं कहाँ जा रही है, ताकि मैं ओवरलोड को ना रोक पाऊँ। मैं ये नहीं जानता कौन इसके पीछे है कौन नहीं है, ये तो पुलिस जानकारी बताएगी। मैं तो अपनी सूचना जीपीएस जो लगा था वो भी पुलिस के हवाले कर दिया है और अपनी जो सूचना थी वो दे दी है, जो भी पुलिस का कार्रवाई करेगी। रायबरेली की जिला जेल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पॉक्सो एक्ट के निरुद्ध एक बंदी ने चादर से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। जिला प्रशासन ने मामले की सूचना तत्काल बंदी के परिजनों व पुलिस को दी। मौके पर परिजन पहुंच गए और उन्होंने रोना बिलखना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने जेल पहुंचकर बंदी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू की है। विचाराधीन बंदी शानू उर्फ इरफान पुत्र सल्लन निवासी छीछे मऊ जगतपुर रायबरेली 9/7/22 से पॉस्को में 363-66-76 में थाना जगतपुर से बंद था और उसने आज जो है लगभग 1:30 बजे बैरक 3D के जीने के नीचे चादर से फांसी लगा दी। वो वैसे खुश रहता था, देखरेख भी करता था, परंतु उसने फांसी लगा ली। फांसी के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन को सूचना दे दी गई है। घर वाले भी आ चुके हैं, घर वाले भी देख कर गए हैं फांसी के स्थल को और घर वाले साथ में है। पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। राजधानी दिल्ली के थाना आदर्श नगर इलाके में नाबालिग के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया। पुलिस ने इस सारे मामले की सूचना मिलते ही जांच शुरू कर कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने पर पुलिस की सराहना करते हुए कड़ी सजा की मांग की है। नोएडा के सेक्टर 63 में स्ट्रीट वेंडर्स का विरोध प्रदर्शन। वेंडर जोन व्यवस्था अपूर्वक नहीं देने पर स्ट्रीट वेंडर्स ने हंगामा किया। सेक्टर 62 की तर्ज पर स्ट्रीट वेंडर्स की सेक्टर 63, 64, 65 में छोटे छोटे वेंडर जोन स्थापित करने की मांग की है। कहा जाना पुरानी दुकान वहां से नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 3 किलोमीटर दूर बनाया गया नया वेंडर जोन। वेंडिंग जोन ये दिया गया और इनसे मेंटेनेंस चार्ज मांगा जा रहा है 3 साल का किराया जो ये भर चुके हैं। लेकिन यहाँ बिठाया कहाँ गया है? वेंडर कहाँ बैठेंगे? यहाँ से कहाँ से क्या कमा लेंगे और क्या मिल जाएगा इन्हें? यहाँ से तो न लोगों का आना आवागमन है, न किसी प्रकार का कोई व्यवस्था है। और किराया ये मेंटेनेंस चार्ज कहाँ से भरेंगे और किस चीज़ का भरेंगे? क्या व्यवस्थीकरण दिया गया है प्राधिकरण द्वारा?
कोई व्यवस्थीकरण नहीं है। मेरी अभी भी एक ही मांग है कि जिस प्रकार से सेक्टर 62 वर्क सर्कल 4 में 5 सेक्टर आते हैं, सेक्टर 62, 63, 64, 65 और 67, ये जो है ये सेक्टर जो है सर्कल 4 में है, तो केवल एक सर्कल में ही क्यों विभाजन किया गया? बाकियों की भी मांग कर रही हूँ। जिस प्रकार से सेक्टर 62 को आपने छोटे छोटे वेंडर दिए, वेंडिंग जोन बना के दी। अब वहाँ से हम लोगों को वेंडर जोन यहाँ दिया है। हालांकि आप देख सकते हैं पीछे, मेरे पीछे क्या शानदार व्यवस्था है नोएडा प्राधिकरण की, जो हम लोगों को वहाँ से 3 किलोमीटर दूर यहाँ दिया गया है वेंडर जोन। यहाँ हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ लोगों का आना जाना नहीं है क्या? कोई लंच का टाइम है, आप देख सकते हैं 100 दुकानों में 50 पब्लिक नहीं है। अब बताइए क्या हम कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? आप काय की दुकान लगाते हैं? हमारी चाय गुटखा बीड़ी सिगरेट की दुकान है। अच्छा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। आप इसका विरोध कर रहे हैं? जी, हम चाहते हैं कि जो सेक्टर 62 में छोटे छोटे वेंडर जोन बना के दिए हैं लोगों को, दुकानदारों को, वैसे ही सेक्टर 63, 64, 65 में दिए जाएं कि ताकि हम लोग अपना गुजारा कर सकें। ये लड़ाई करीबन 15 साल से चल रही है वेंडर के, कि वेंडर को व्यवस्थित किया जाए। जो हमारा पथ विक्रेता अधिनियम 2014 भारत सरकार और पथ विक्रेता अधिनियम 2018 नियम वाली है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये वेंडिंग जोन एक है, वर्ग सर्किल 4 का, सेक्टर कौन सा है? 63 का। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।